इस कहानी की शुरुआत हुई एक टाउन को दिखाने से। हम विंसेंट नामी आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में जाकर आसानी से शराब की बोतल चुरा लेते हैं। दुकान की मालकिन को पता भी नहीं चल पाता। हम जान पाते हैं कि स्टोर के बाहर विंसेंट का बेटा खड़ा है जिसका नाम इयान है। उसके पास कुछ जादुई ताकतें हैं जिनमें से एक ये भी है कि वो झूठा सीन क्रिएट कर सकता है, जैसे कि वहम वगैरह, जो चीज असल में हो भी नहीं रही होती। और इयान सबको वो झूठा ख्याल दिखा सकता है। देखने वाले इंसान को उस झूठ पर यकीन करना ही पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल सच लगता है। अपना एक जादू इयान स्टोर की मालकिन पर भी चलाता है। यही वजह है कि उसकी डैड आसानी से शराब की बोतल चुरा लेते हैं। इयान की ताकतों की वजह से ये पहले भी कई सारी चोरियां कर चुके हैं मगर आज तक पकड़े नहीं गए। विंसेंट चोरी करके स्टोर से बाहर आ गया। यहाँ से कुछ लड़कियां गुजर रही थी। एक लड़की इयान के कान में कुछ कह जाती है जिससे उसका ध्यान भटक गया और उसका जादू टूट जाता है। दुकान की मालकिन देख लेती है कि शराब की बोतल गायब है। उसे पता चल गया कि वो आदमी उन बोतल्स को चुरा ले गया है, इसलिए वो हथौड़ा लेकर बाहर आती है। लेकिन इससे पहले विंसेंट पर हमला करती एक बार फिर इयान अपना जादू करते हैं। औरत को रोकने के लिए वो उसे ऐसा ख्याल दिखाता है जैसे इयान के हाथ में गन है और वो उसे गोली मारने वाला है। औरत जैसे उसके पास गई, इयान ने शूट कर दिया। इस चीज को सच मानकर औरत नीचे गिर गई, जिस चीज का फायदा उठाकर वो बाप बेटा यहाँ से भाग निकले। पर ये देखकर एक पुलिस वाला वहाँ आकर औरत को चेक करता है, जो जाहिर है बिल्कुल ठीक थी, उसे गोली नहीं लगी थी। मगर अब पुलिस ऑफिसर दोनों का पीछा करने लगता है। विंसेंट इयान पर गुस्सा करने लगा कि क्या जरूरत थी अपनी ताकतों को सबके सामने इस्तेमाल करने की। इयान कहते हैं, हम ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करते हैं, एक बार बैंक लूट लेते हैं जिससे हम माला माल हो जाएंगे। पर विंसेंट ये कहकर मना कर देते हैं कि बैंक वालों को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते क्योंकि वो लोग तुम्हारी ताकतों को देखते ही तुम्हें पकड़ लेंगे और न जाने तुम पर कौन कौन से टेस्ट करेंगे। मगर इयान समझ नहीं पाता कि डैड आखिर किसके बारे में बात कर रही हैं। अब पुलिस वाला इनके पीछे पड़ा था, इन्हें जान बचानी थी, इसलिए इयान एक बार फिर अपनी उसी ताकत को यूज करते हैं। पुलिस वाले को ऐसा सीन दिखाता है जैसे उसकी गाड़ी पर बर्फ के ओले पड़ रहे हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो उलट गई और सीधा एक पेट्रोल पंप के पास जाकर रुकी, जिसके सीसीटीवी में हमने साफ साफ देखा कि गाड़ी एकदम सीधी आकर रुकी है क्योंकि ये एक्सीडेंट एक वहम था, झूठा ख्याल। ये सारा नजारा एक औरत एड्रियन ने भी देख लिया था। वो अपने साथियों को शाबाशी देती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया इयान को ढूंढने में, जिससे हम समझ पाते हैं कि एड्रियन इयान का पीछा कर रही थी और अब वो किसी को फोन करके भी बता देती है कि हमने उसे ढूंढ लिया। फिर दोनों बाप बेटा अपने ठिकाने पर आ गए जो टूटी फूटी शिप थी। यहाँ विंसेंट इयान को उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है। उसने इयान को बताया हुआ था कि तुम्हारी मॉम की मौत हो गई है, तुम्हें मैंने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन इयान ऐसी जिंदगी से खुश नहीं था क्योंकि विंसेंट की लगाई गई पाबंदियों से वो ना खुश था। उसके डैड इयान को बाहर जाने नहीं देते थे, ये कहकर मना कर देते थे कि तुम खास हो, बाहर जाना सेफ नहीं, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अब जो पुलिस वाला उनके पीछे लगा था वो एक बार में आता है और उस एक्सीडेंट के बारे में अपने दोस्त को बताते हैं। उसकी सारी बातें पास बैठे आदमी ने सुन ली, जो भी कोई आम इंसान नहीं था बल्कि म्यूटेंट था। उसके पास भी ताकतें थी जिनकी मदद से वो ऑफिसर के दिमाग से जानकारी निकालते। ऐसा होते ही ऑफिसर बेहोश। हमें पता चलता है कि कहानी में इन म्यूटेंट लोगों को परसेप्टर कहा गया है। उधर एड्रियन अपने साथियों के साथ दोनों बाप बेटे के ठिकाने पर आ जाते हैं ताकि वो इयान को हासिल कर सके जिसकी कब से इन्हें तलाश थी। ये लोग एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। पहले विंसेंट भी उसी एजेंसी के लिए काम किया करता था, इसीलिए एड्रियन और विंसेंट दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। ये लोग एड्रियन को मारते हैं और उससे इयान के बारे में पूछते हैं मगर वो अपना मुंह बंद रखता है। पता चलता है कि एड्रियन एक साइंटिस्ट है और वो जिस एजेंसी अवेयरनेस के लिए काम करती है उनका काम था इयान जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट तजर्बे करना, क्योंकि उन लोगों को ऐसी ताकतें देने वाली भी वो एजेंसी ही थी। उन्होंने ये इंसान, ये परसेप्टर खुद बनाए, उनके अंदर खास किस्म का फार्मूला डालकर, जिससे ये सुपर पावर्स रखने वाले इंसान बन गए ये म्यूटेंट्स, जिन्होंने जंग बहुत अच्छी लड़ी और अपने मुल्क को जंग जिताई। पर बाद में गवर्नमेंट को खतरा पड़ गया कि कहीं ये सुपर ह्यूमन, ये म्यूटेंट हमारे खिलाफ ही ना हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक करके सभी परसेप्टर को खत्म कर दिया। एड्रियन कहती है अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही परसेप्टर बचा है जिससे भी हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। वो यहाँ इयान के बारे में बात नहीं कर रही थी, हालांकि उसके पास भी वो ताकतें थी, मगर उसे परसेप्टर इसलिए नहीं कहा जा रहा था क्योंकि वो एक परसेप्टर से पैदा हुआ था, जो चीज नामुमकिन थी क्योंकि परसेप्टर जन्म नहीं दे सकते। इसीलिए तो इयान एक चमत्कार था जिसे सालों से विंसेंट छुपा रहा था। इन लोगों को पता चल जाता है कि इयान एक गेमिंग जोन में गया है जहाँ वो परसेप्टर भी आया हुआ था इयान को ढूंढने। अब एड्रियन जिस आखिरी परसेप्टर की बात कर रही थी
वो और कोई नहीं बल्कि यही परसेप्टर था जो बार में बैठा था, जिसने पुलिस ऑफिसर का दिमाग पढ़ा था। उसे पता चल गया था कि एड्रियन के लोग इयान को पकड़ने आ गए हैं, इसलिए वो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वहाँ हलचल मच गई। गोलियां चलती है, लोग डरकर भागने लगते हैं। इस बीच इयान परसेप्टर को देख लेते हैं। उसे पता चल गया कि ये भी म्यूटेंट है, लेकिन इससे पहले परसेप्टर उसके पास जाता है। एड्रियन के लोग परसेप्टर के सर पर हेलमेट लगा देते हैं, पर हम देखते हैं कि वो इतना ताकतवर है कि बिना देखे भी उन लोगों से लड़ रहा था। लेकिन उसे लड़ते लड़ते काफी देर हो गई थी, क्योंकि एड्रियन इयान को अपने साथ ले जा चुकी थी। एड्रियन इयान को भी वो हेलमेट पहनाकर उसका ब्लड सैंपल लेती है। फिर एजेंसी में लाने के बाद उसे बताती है कि कई सारे लोग इस एजेंसी अवेयरनेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके। अवेयरनेस के खिलाफ काम करने वाले बागी लोगों ने अपनी एक आर्मी बनाई है, जिनका एक हेड भी है। इयान पूछते हैं, मगर इन सब से मेरा क्या लेना देना है? एड्रियन उसे बताती है कि अगर हम तुम्हें यहाँ ना लाते तो वो परसेप्टर तुम्हें मार देता, क्योंकि वो अवेयरनेस का आखिरी बचा हुआ परसेप्टर है। तुमसे ज्यादा ताकत है उसके पास, और वो चाहता है कि तुम उसका साथ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी वो तुम्हें मार देगा। और अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ काम करो। तुम्हारे खून में परसेप्टर वाला जो फॉर्मूला है मुझे वो चाहिए, ताकि तुम्हारी ताकतों को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट किया जा सके। और हाँ, तुम्हारे डैड भी हमारे पास हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने डैड से मिलो तो तुम्हें मुझे अपनी ताकतें दिखानी होंगी। वो कहती है, चलो तुम मुझे कोई इंसान बनाकर दिखाओ, यानी इंसान का झूठा ख्याल बनाओ। इयान इसके लिए मना कर देता है, कहता है ऐसा मुमकिन नहीं, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन इंसान नहीं बन पाया आज तक। एड्रियन कहती है, अच्छा बीच और समंदर का झूठा सीन ही बना दो। इयान कोशिश तो करता है मगर उससे हो ही नहीं पाता। एड्रियन कहती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें अपनी ताकतों का अंदाजा ही नहीं है। अपने जज्बात को पहचानो, उनका इस्तेमाल करो, क्योंकि फीलिंग्स के जरिए तुम ऐसा कर सकते हो। वो इयान को उसकी बचपन का टाइम याद करवा के उसे उसकी मॉम की तस्वीर दिखाती है, जिससे गुस्सा होकर इयान भी उसे समंदर और बीच का झूठा सीन दिखा देते हैं। अब यहाँ इयान ने एक मक्खी भी बनाई थी जो उसे एड्रियन ने ही कहा था। वो कहती है कि अब तुम इस मक्खी को असली दुनिया में लेकर जाओ, जिसे सिर्फ मैं ही देख सकूं, क्योंकि ये तुम्हारी ताकत है, तुम असलियत बना सकते हो। इयान उसे कहता है कि तुम अगर चाहती हो कि मैं ऐसा करूं तो मुझे पहले मेरे डैड से मिलवाओ। एड्रियन उसे विंसेंट के पास लेकर गई जो बेहोश था। एड्रियन इयान को कहती है कि तुम्हारे डैड ने आज तक तुमसे झूठ बोला। इयान को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहती है, अगर तुम चाहो तो विंसेंट के दिमाग में देख सकते हो, जो भी इयान की ताकत ही थी, किसी के भी दिमाग को पढ़ना, जो चीज उस परसेप्टर ने भी की थी, पुलिस ऑफिसर का दिमाग पढ़ के। और अब इयान भी अपने डैड की यादों में चला जाता है और देखता है कि अवेयरनेस की लैब में जहाँ एड्रियन और विंसेंट एक साथ काम किया करती थी, वही इयान की मॉम भी थी जो परसेप्टर थी। लेकिन इयान की मॉम जब वहाँ से गायब थी तो एड्रियन ने इयान को चुरा लिया, यानी कि वो इयान का असली डैड नहीं है। इयान के होश में आने पर विंसेंट बेहोश हो गया। एड्रियन उसे कहती है कि इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, सारी जिंदगी तुम्हें अंधेरे में रखा, क्या पता तुम्हारी मॉम जिंदा हो। एड्रियन अपने बॉस से मिलकर उन्हें बताती है कि बेशक इयान ताकतवर है, लेकिन अगर वो अपनी तीसरी ताकत को भी समझ जाए तो हम बागी लोगों के हेड को मार सकते हैं। अब इस तीसरी शक्ति के बारे में हम आगे जानेंगे। अब अवेयरनेस में ही काम करने वाली एक फाइटर लड़की जो एड्रियन की साथी थी शायद, वो इयान को आकर बताती है कि ये लोग न जाने तुम पर कौन कौन सी टेस्ट करेंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी बात इयान को पसंद आई और वो मान गया। परसेप्टर भी अपना बेस बदलकर एजेंसी में घुस आया था। फाइटर लड़की इयान को लेकर वहाँ से भागने लगी। हालांकि सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो लड़ने में काफी माहिर थी तो सबको मार गिराती है। इयान और उसके डैड को लेकर यहाँ से निकल जाती है। एजेंसी में परसेप्टर को जब पता चला कि इयान यहाँ से भाग गया है तो वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इयान अपनी ताकतों से सबको चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये तीनों एक होटल में गए। इयान की उस फाइटर लड़की से दोस्ती हो गई, लेकिन अब इयान विंसेंट को लेकर काफी परेशान था। वो जानना चाहता था कि मेरे असली डैड कौन है और मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। इस पर फाइटर लड़की उसे कहती है कि तुम अपने डैड के दिमाग में जाकर ये चीज देख सकती हो। इसलिए इयान एक बार फिर अपने डैड का दिमाग पढ़ने लगता है। उसे उस लैब का एड्रेस मिल जाता है जहाँ से विंसेंट ने इयान को चुराया था। इयान अपने डैड से काफी गुस्सा था कि सारी जिंदगी आपने मुझसे सच छुपा के रखा, और अब क्योंकि उसे उस लैब का एड्रेस मिल गया था तो इयान सोचता है कि कहीं मेरी माँ वही ना हो, इसलिए वो लैब में जाने का फैसला करते हैं। मगर वहाँ जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो अपने डैड की मना करने के बावजूद भी बैंक से कुछ पैसे ले लेते हैं नकली चेक के जरिए। हालांकि कैशियर को इस बारे में पता चल गया था। कुछ लोग
उनके पीछे बढ़ गई, लेकिन वो उन्हें भी चकमा देकर वापस होटल में आ जाती है। विंसेंट को जब होश आई, इयान उन्हें बताता है कि मैं उस लैब में जा रहा हूँ जहाँ मेरी माँ थी। हालांकि विंसेंट उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए सारी जिंदगी तुमसे झूठ बोला, पर क्योंकि इयान को विंसेंट पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो फाइटर लड़की के साथ लैब जाने के लिए निकल जाते हैं। पर एड्रियन उन्हें ट्रैक कर लेती है। उसे पता लग गया था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। परसेप्टर को भी ये बात पता थी, इसलिए वो एड्रियन के लोगों को जो वहाँ आ गए थे उन्हें मार देते हैं। इयान और फाइटर लड़की लैब के अंदर आकर तलाशी लेने लगते हैं। इन्हीं खुफिया दीवार के पीछे से बहुत सारी फाइल्स मिली जो सारा लैब का डेटा था। इन्हीं में एक फाइल इयान की मॉम की भी थी। विंसेंट जब अपने शिप में वापस आया तो वहाँ एड्रियन भी आ गई, जो कहती है कि हमारी मदद करो क्योंकि जो भी है इस टाइम इयान को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसके डैड हो। इसलिए विंसेंट मान जाते हैं। उधर परसेप्टर इयान के सामने आ गया और क्योंकि वो इयान से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसे झूठे ख्याल दिखाकर पकड़ लेते। उसे मारता नहीं, बस बताने लगा कि किस तरह एजेंसी वालों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को उन्होंने लैब में बनाकर फिर अपनी एक आर्मी बनाई, यानी एजेंसी, जिसका नाम है अवेयरनेस। वो फिर उसी बागी ग्रुप के हेड के बारे में बताते हैं। कहता है कि वो परसेप्टर बहुत ताकतवर था, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई और अपनी एक अलग टीम बना ली। यही वजह है कि एजेंसी वाले उसके पीछे लगे हुए हैं ताकि उसे ढूंढ कर मार दे। वो बताता है कि मुझे वो फार्मूला चाहिए ताकि मैं अपने जैसे और भी लोग बनाऊं और दुश्मनों से बदला ले सकूं, क्योंकि परसेप्टर बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इस पर इयान कहते हैं तो फिर मेरा जन्म कैसे हो गया? परसेप्टर जवाब देता है इसीलिए तुम खास हो। ये सच में एक चमत्कार है, तुम पहले ऐसे इंसान हो जो परसेप्टर से पैदा हुए। तब यहाँ पर एड्रियन की आदमी आ जाते हैं, इसलिए परसेप्टर इयान और फाइटर लड़की को वहाँ से भेजकर खुद एड्रियन के लोगों से लड़ने लगते हैं। वो कुछ देर तो झूठा ख्याल बना लेता है, लेकिन फिर पकड़ा गया। उसके चेहरे पर जैसे हेलमेट लगाया गया, अब वो अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जबकि इयान और फाइटर लड़की यहाँ से भाग गई। एड्रियन के लोग परसेप्टर को लैब ले आए। वो उसकी बॉडी से फार्मूला निकालने की कोशिश करती है, मगर वो ये जानकर मायूस हो गई कि फार्मूला उसके डीएनए में मिक्स हो गया, क्योंकि असल बात तो ये थी कि उन लोगों फार्मूला कहीं खो गया था। परसेप्टर वहाँ से निकल जाता है और अब एड्रियन को इयान की तलाश थी। इयान फाइटर लड़की के साथ उस जगह पर गया जहाँ उसकी मॉम थी और आज यहाँ पहली बार वो अपनी मॉम से मिलते हैं। उनकी हालत ठीक नहीं थी, वो सदमे की वजह से कोमा में थी, साथ ही काफी जख्मी भी थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर इयान को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगा कि शायद वो मर चुकी है, पर तब यहाँ परसेप्टर भी आ गया। वो इयान को कहता है कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। इसलिए इयान अब अपनी ताकतों की मदद से अपनी माँ के दिमाग में जाते हैं, जहाँ उसे अपना बचपन नजर आता है। उसे पता चला कि एड्रियन जिस फार्मूला के पीछे है वो दरअसल इयान की माँ ने ही बनाया था, और उस चीज की याद उन्होंने इयान के दिमाग में डाल दी ताकि हर किसी को उस बारे में पता न चल सके। और अब असली दुनिया में परसेप्टर उस याद को लेने की बहुत कोशिश करते हैं। हालांकि इयान उसे ऐसा करने तो नहीं देता, लेकिन इस जोर जबरदस्ती की वजह से इयान की मॉम की मौत हो जाती है। इस बात से इयान को बहुत दुख हुआ, साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आता है, और अब वो अपना गुस्सा एड्रियन और उसके साथियों पर निकालना चाहता था, जो वहाँ पहुँच भी गए थे। और अब यहाँ इयान की तीसरी ताकत भी सामने आई, और वो ये थी कि वो एक साथ कई सारे लोगों को दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को मार गिराया, मगर कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तभी उसे रोकने यहाँ विंसेंट आ गया। वो खुद को शूट ही कर लेते हैं, जिससे इयान अपने होश में आ गया, और अब आखिरी बार वो अपने डैड के दिमाग को चेक करते हैं। उसे पता चला कि असल में इयान की माँ ने विंसेंट को कहा था कि मेरे बेटे को कहीं दूर ले जाओ, किसी महफूज जगह पर, यानी विंसेंट ने जानबूझकर उसका बच्चा नहीं चुराया था। ये देखकर इयान को दुख हुआ। वो अपने डैड से माफी मांगता है और इसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। अब परसेप्टर फार्मूला हासिल करने के लिए फाइटर लड़की का इस्तेमाल करते हैं, उस पर गन पॉइंट करके मारने की धमकी देते हैं। ये देखकर एड्रियन इयान को कहती है कि कोई फाइटर लड़की है ही नहीं, ये तो बस छलावा है, फाइटर लड़की का झूठा ख्याल जो परसेप्टर ने तुम्हारे दिमाग में डाला। इयान जब इस बात पर गौर करते हैं तो उसे भी यकीन हो गया कि शुरू से लेकर अब तक कोई फाइटर लड़की थी ही नहीं, बल्कि वो तो झूठा कैरेक्टर बनाकर परसेप्टर ने मेरे दिमाग में डाला। इसलिए इयान उसकी बातों में आए बगैर उसे शूट कर देते, जिससे परसेप्टर फाइनली मारा जाता है। सिर्फ फाइटर लड़की रह गई
क्योंकि वो खुद ही बनाया गया कैरेक्टर था और एक ही लूप में वो चल रही थी। फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ इयान और एड्रियन कब्रिस्तान में थे। इयान उसे कहता है कि मैं उन सभी लोगों को खो चुका हूँ जो मेरे अपने थे, जिनको मेरी परवाह थी। एड्रियन उसे कहती है कि हमें है तुम्हारी परवाह, क्योंकि हमें वो फार्मूला हर हाल में चाहिए जिसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर वो फार्मूला मिल गया तो लाखों लोगों की जान बच सकती है। इस पर इयान कहते हैं मैं ये सोच कर बताऊंगा, और वो यहाँ से चला जाते हैं। एड्रियन का बॉस उसे कहता है कि तुमने इयान को क्यों नहीं मारा, वो अब हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि उसके पास फार्मूला जो नहीं है। इस पर एड्रियन कहती है कि अगर मुझे लगा कि वो हमारे किसी काम का नहीं तो मैं उसे खुद ही मार दूंगी। इयान उनकी ये बातें सुन लेता है और उसने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एड्रियन इस बात से अनजान है कि वो फार्मूला मेरे दिमाग में है जो मेरी माँ ने डाला, और अगर वो ये बात जान गई तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा और एक जंग फिर से टूट पड़ेगी। इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।